नमस्कार कोहिनूरों, मैं सुनील कुमावत फ्यूचर व्हील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हमने जो एक सेपरेट बैच लॉन्च किया था, उसमें जो है अपन चर्चा करने जा रहे थे एसएससी जीडी एमसीक्यू। एसएससी जीडी एमसीक्यू 60 डेज हार्ड चैलेंजेस की अपन बात कर रहे थे। उसमें जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे 60 जे। आज अपनी पहली क्लास है। जी हाँ, आज हमारी पहली क्लास है और यूँ समझ लीजिए यहाँ से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100% है, चाहे किसी भी पारी की अपन बात कर ले। सबसे पहले हिस्ट्री का यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन है, वो है मनुष्य के, ठीक है, आरंभिक इतिहास। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के आरंभिक विकास। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः, ठीक है, डैश डैश यानी कि किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो यहां ध्यान देना, अपन इसमें देख रहे होंगे लोहा युग, लोहा युग यानी कि आयरन एज, मध्य युग, मेसोलिथिक युग, नवपाषाण युग और पूरा पाषाण युग, ठीक है। तो यहां पर अपन देख रहे होंगे, ध्यान देना, जब अपन प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कोहिनूरों? प्राचीन इतिहास। तो भारत के प्राचीन इतिहास को अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं? भारत के प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में भारत के प्राचीन इतिहास को विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जो युग है वो है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है वो? प्रागैतिहासिक काल, पहला युग जिसको अपन बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, पहला युग यानी कि प्राचीन इतिहास। देखो, पूरे यदि भारत के इतिहास की बात करें तो पूरा भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला कौन सा? प्राचीन इतिहास। उसके बाद में कौन सा? मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद में कौन सा आता है? आधुनिक इतिहास। अपन ये क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? प्राचीन इतिहास की। किसकी बात कर रहा है? प्राचीन इतिहास की। और प्राचीन इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा जो इसमें आता है वो कौन सा आता है? पूर्व ऐतिहासिक काल। किसकी बात करते हैं अपन? पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल। और प्राचीन इतिहास का जो तीसरा भाग है उसे अपन बोलते हैं ऐतिहासिक काल। किसकी बात करते हैं अपन? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो याद रखना मेरे कोहिनूरों, कोहिनूरों याद रखना, प्राचीन इतिहास। क्या? प्राचीन इतिहास कितने भागों में बांटा? प्रागैतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में ध्यान देना, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में अपन किसको माध्यम, यानी कि ये पत्थर युग था, स्टोन एज थी। क्या थी भाई साहब? स्टोन एज थी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को हमने जो है यहाँ पर, जो प्रागैतिहासिक काल का पहला जो काल है वो है पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा था? पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा था? पूरा पाषाण काल। उसके बाद में जो आता है वो है मध्य पाषाण काल। कौन सा था? मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। सेकंड है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसका जो थर्ड है वो है नव पाषाण काल। कौन सा था भाई साहब? नव पाषाण काल। कौन सा था? नव पाषाण काल। ओके, याद रहेगा भाई साहब। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बटा? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल में एक जो आता है वो आता है कांस्य युग। कौन सा आता है? कांस्य युग। जैसे, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसका प्रतीक थी? कांस्य युग का। और उसके बाद में जो आता है वो आता है लोह युग। कौन सा आता है भाई साहब? लोह युग। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट था? ये भी किसका पार्ट है? प्रागैतिहासिक काल का। तो क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मनुष्य के, भाई साहब किसके? मनुष्य के आरंभिक विकास के, मनुष्य के आरंभिक विकास के, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को ध्यान देना, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल के, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल। तो भाई साहब राइट आंसर क्या हो गया? पूरा पाषाण काल, यानी कि डी। राइट आंसर क्या है? डी। क्या? उसके बाद में अपन देख रहे होंगे यहां पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नव पाषाण कालीन, कौन सा नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल है? नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, स्थल नहीं है।
ठीक है, यहां ध्यान देना भाई साहब, नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ठीक है, तो नवपाषाण काल अभी हमने देख लिया, प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा अपन ने? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। हालांकि इसके 2 अन्य और भाग है, 2 अन्य भाग और कुछ इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल कितना था? प्रागैतिहासिक काल का पहला कौन सा था? पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में किसकी बात कर रहे थे अपन? नवपाषाण काल। क्या था भाई साहब? नवपाषाण काल। तो ध्यान देना, नवपाषाणकालीन स्थल, तो नवपाषाणकालीन स्थल कोल्डिहवा, नवपाषाणकालीन स्थल कोल्डिहवा, ये नवपाषाणकालीन स्थल है कौन सा? कोल्डिहवा। और कोल्डिहवा कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। भाई साहब यहां पर चावल के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के, यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन या नवपाषाण काल के किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य। और ध्यान देना, ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, कौन सा एक? नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बुर्जहेम और कुंतासी। बुर्जहेम और डी क्या है? कुंतासी। तो यहां ध्यान देना, कोल्डिहवा कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में। यहां पर आरंभिक चावल के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? आरंभिक चावल के साक्ष्य। तो इसका मतलब कोल्डिहवा कौन सा स्थान है? नवपाषाणकालीन। मेहरगढ़, ध्यान देना, पाकिस्तान में। कहां पर है ये? पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास में है भाई साहब, याद रखना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के कोहिनूरों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भाई साहब। ठीक है, कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ भी कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन। कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। क्यों है? ध्यान देना, आरंभिक कृषि के साक्ष्य क्या मिले थे यहां पर? आरंभिक कृषि, आरंभिक कृषि के साक्ष्य यहां मिले। इसके अलावा यहां पर कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले थे भाई साहब। किसके साक्ष्य मिले थे? कपास के उत्पादन, कपास के उत्पादन के साक्ष्य, कपास के उत्पादन के साक्ष्य 7000 वर्ष पहले। कब मिले थे भाई साहब? 7000 वर्ष पहले, याद रखना, 7000 वर्ष पहले कपास के उत्पादन के, किसके? कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले थे? कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले थे। कब मिले थे? 7000 वर्ष पूर्व। कब मिले थे? 7000 वर्ष पूर्व यहां पर मिलते। कहां पर मिले थे? मेहरगढ़ में। कहां पर मिले थे? मेहरगढ़ में। उसके बाद में ध्यान देना, उसके बाद में बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम भी कौन सा स्थल है? यह भी नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्जहोम कहां पर है? याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे कोहिनूरों, कहां पर है? कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में। ठीक है, कौन सा? नौ क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा? नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल। ठीक है, बुर्जहोम कहां पर है? कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में। यहां पर भूमिगत आवासों की संरचना मिली थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नवपाषाण काल के भूमिगत आवास क्या मिले थे भाई साहब? भूमिगत आवास, भूमिगत आवासों के यहां पर साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां पर क्या मिला था? ठीक है, कुत्ते। ठीक है, यहां पर क्या मिला था? यहां पर मिला था कुत्ता पालन के साक्ष्य। कहां पर मिले थे? बुर्जहोम, कश्मीर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, एक क्वेश्चन में क्या पूछा? एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था, कौन सा? कुंतासी। कौन सा दिया हुआ था? कुंतासी। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, कुंतासी जो है, ठीक है, कुंतासी भाई साहब ये है सिंधु सभ्यता का स्थल। क्या है? सिंधुकालीन, सिंधुकालीन या हड़प्पा स्थल। सिंधुकालीन या हड़प्पा स्थल है कुंतासी। क्या है? सिंधुकालीन या हड़प्पा स्थल है। और ये भाई साहब कहां पर है? ठीक है, कहां पर है ये? ठीक है, ये कहां पर है? गुजरात। ठीक है, कुंतासी कहां पर है? गुजरात में। कोहिनूरों याद रखना, कहां पर है ये? गुजरात। ठीक है, और गुजरात में जो है ये एक बंदरगाही, ये क्या है? एक बंदरगाही नगर है। ठीक है, बंदरगाही। ठीक है, बंदरगाही नगर है गुजरात का। ये क्या है? बंदरगाही नगर है। क्वेश्चन देखो, ध्यान देना, एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ठीक है मेरे कोहिनूरों, ध्यान देना, अपन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन, ठीक है, नवपाषाणकालीन या नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में,
ये नवपाषाणकालीन स्तर है। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्तर, बुर्ज होम जो है ये भी जो है क्या है, नवपाषाणकालीन स्तर। परंतु कुंतासी जो है वो कौन सा स्थल है, सिंधुकालीन। कौन सा ये, सिंधुकालीन है। ठीक है, कुंतासी कौन सा स्थल है भाई साहब, कुंतासी जो है वो कौन सा स्थल है, ध्यान देना, सिंधुकालीन। कौन सा है, सिंधुकालीन। ठीक है, ओके, कुंतासी सिंधुकालीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट है भारत में महापाषाण कब्रें, भारत में महापाषाण, ठीक है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग डैश दे रखा है, यानी कि कब शुरू हुई थी महापाषाण कब्रें। इंपॉर्टेंट, महापाषाण कब्रें, ध्यान देना क्या है, महापाषाण कब्रें। किसकी बात कर रहे हैं अपन, महापाषाण कब्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और महापाषाण कब्रों की यदि अपन बात कर रहे होंगे तो ये कब, इसका ऑप्शन दे रखा है 3000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले और 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3000 साल पहले। राइट आंसर क्या होगा, 3000 साल पहले। जी हाँ, कितने साल पहले, 3000 साल पहले। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि महापाषाण कब्रें क्या है, महापाषाण कब्रें क्या है। तो ध्यान देना, महापाषाण शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ जो है वो क्या है, महान पाषाण। क्या है, महान पाषाण या महान पत्थर। भाई पाषाण को क्या बोल सकते हैं अपन, पत्थर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक। तो मेसोस का क्या हो गया, महान हो गया, और लिथिक का मतलब क्या हो गया, पत्थर। तो इसका मतलब क्या है, महान पाषाण। और महान पाषाण जो कब्रें हैं, ठीक है, महापाषाण कब्रें जो है ये कहाँ मिली। ठीक है, इसके जो साक्ष्य है, क्या, महापाषाण कब्रों के जो साक्ष्य है वो साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ध्यान देना, वो साक्ष्य कहाँ देखे गए, पहला ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, ये दक्षिण भारत, याद रखना भाई साहब, महापाषाण कब्रें कहाँ मिली, दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत है। इसके अलावा यदि ऑप्शन में आ जाता है उत्तर भारत तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि महापाषाण कब्रें कहाँ मिली थी, इसके साक्ष्य सिर्फ कहाँ मिले, दक्षिण भारत। इसके अलावा पूर्वी भारत, इसके अलावा पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, और कहां पर, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर अपन जम्मू कश्मीर में इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिमालयन पर्वत वाला हो सकता है, पर मेनली आपको जो पॉइंट याद रखना है वो जो है वो क्या होगा, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में इसके साक्ष्य देखने को मिले, किसके, महापाषाण कब्र की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और ये कब की है, 3000 वर्ष पहले की। ठीक है, कब की है भाई साहब, 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले। ठीक है, कौन सी कब्रें थी, महापाषाण, कौन सी कब्रें थी, महापाषाणकालीन कब्रें थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अपन, 3000 वर्ष पहले, याद रखना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल, ठीक है, स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान देना भाई साहब, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर, अपन बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। और अपन बात कर रहे हैं कि कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, किसके, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ध्यान देना, लोथल, ध्यान दो, लोथल कहां पर है, लोथल गुजरात में है, लोथल कहां पर है, ठीक है, लोथल गुजरात में सिंधुकालीन स्थल है, गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, यह भी एक बंदरगाही शहर है। अभी अभी हमने एक स्थल और पढ़ा था, कुंतासी, क्या था, कुंतासी, और कुंतासी भी सिंधुकालीन स्थल है। और यह भी कहां स्थित था, यह भी कहां स्थित था भाई साहब, गुजरात में। कहां पर स्थित था, गुजरात में। नेक्स्ट स्थल है लोथल, लोथल कहां पर है, गुजरात में। इसके अलावा अपन किसकी बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा स्थल है, और यह भी कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। यह कहां स्थित है, पाकिस्तान में। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा कहां पर स्थित है, राजस्थान में। कालीबंगा, हड़प्पा ये एक स्थल है, और ये कहां पर स्थित है,
कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कहां पर? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है भाई साहब? हनुमानगढ़ में। मेरे कोहिनूरों, यहां पर देखो एक स्थल है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। किसके किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, किनारे वर्तमान पाकिस्तान कौन से किनारे पर है? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन से किनारे पर है? दाएं भाग पर। कौन से किनारे पर? दाएं, दाएं भाग पर। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी के दाएं भाग पर। और सीधी सी बात है, यदि सिंधु नदी के दाएं भाग की बात करें तो देखो मानसूर लेक से जम्मू कश्मीर से होती है, तो दाएं भाग कौन सा हो गया? पाकिस्तान की तरफ वाला। कौन सा हो गया? पाकिस्तान में। तो ये भी, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? मेरे प्यारे कोहिनूरों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी हाँ, स्क्रीनशॉट। उसके बाद में, उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट पांचवा जो क्वेश्चन होगा उसके लिए, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? किस तिथि को क्या ग्रहण? इसको अपन बोल सकते हैं अधिकृत किया गया था। अधिकृत, किस तिथि को क्या किया गया था? अधिकृत किया गया था। क्वेश्चन है आपके सामने 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947 और 26 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर ध्यान देना, राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। क्या होगा? 26 नवंबर 1949। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो क्या किया गया था? ठीक है, ग्रहण किया गया था, अधिकृत किया गया था। और ये क्वेश्चन इस बार भाई साहब पूछा जा सकता है। मैं कोहिनूरों याद रखना, कोहिनूरों मेरी बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया है संविधान दिवस। क्या? संविधान दिवस। तो यहां देख लो आप, ठीक है, 26 नवंबर को क्या? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। और भाई साहब, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से चाहे करंट अफेयर के हिसाब से बात करें तो संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट हमने कर लिया, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर आप देख लो, यहां आप इसको तो भाई याद रख लो भाई, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके आएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर देखना, 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है, इस दिन संविधान के, संविधान के, इस दिन संविधान आंशिक रूप से, संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। जी हां, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। कैसे लागू हुआ था? आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। और आंशिक रूप से संविधान का लागू होने का मतलब है, यानी कि संविधान के कुछ प्रावधान, कुछ प्रावधान या उपबंध, ठीक है, कुछ उपबंध, जैसे कुछ उपबंध, उदाहरण देख लेते हैं अपन। नागरिकता, क्या? नागरिकता, क्या? नागरिकता, अस्थायी संसद, अस्थायी संसद, क्या लागू हुआ था? नागरिकता, अस्थायी संसद। और इसके अलावा क्या लागू किया गया था? इसके अलावा जो है, देखो नागरिकता हो ही गई, अस्थायी संसद हो ही गई, इसके अलावा अस्थायी संक्रमणकाली उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन
संक्रमण कालीन अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध यानी कि आंशिक रूप से हमने क्या कहा कि भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो इसमें से संविधान जो है वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, आंशिक रूप से हमने लिया था, कुछ प्रावधान लिए थे, जिसमें से क्या है, यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नागरिकता अस्थायी संसद, नागरिकता अस्थायी संसद, ठीक है, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध, ठीक है, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंधों को हमने यहां पर लागू किया था। परंतु पूर्ण रूप से संविधान जो है, यहां आप याद रखना कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, और संविधान, ठीक है, यहां याद रखना, देखो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संविधान किस तिथि को क्या किया गया था, लागू किया गया था, तो अपन क्या बोल रहे होंगे, तो अपन बोल रहे होंगे 26 जनवरी 1950। परंतु यहां पर क्या आ रहा है कि ग्रहण किया गया था, अधिकृत किया गया था। तो हाँ जी हाँ, अधिकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। और इसके साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, प्रस्तावना में। कहां मिलता है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हम संविधान को क्या करते हैं, ठीक है, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मकृत करते हैं। तो वो डेट कौन सी थी, 26 नवंबर 1949। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, आपको मजा आ रहा होगा। और कोहिनूरों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यदि ये क्लास बेहतरीन लग रही है, आपको क्लास शानदार लग रही है, या क्लास में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो है और बेटर से बेटर कर पाए, मेरे प्यारे कोहिनूरों को हम बहुत शानदार कर पाए। नेक्स्ट जो है वो है भारत का संविधान सभा, ठीक है, भारत की संविधान सभा द्वारा, देखो भारत की संविधान, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा, किसको, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान को कब अपनाया गया था, ठीक है, कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1949। क्या होगा, 1949। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं। आगे है, संविधान में सभी सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। जी हाँ, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे। तो यहां ध्यान देना, संविधान सभा यानी कि कैबिनेट मिशन की योजना के हिसाब से, किसके हिसाब से, ठीक है, यहां पर रियासतों के प्रतिनिधि कितने हैं, ऑप्शन दिया रखा है 109, 84, 93, 102, 102, डी ऑप्शन है 102, सी है 93। तो यहां ध्यान देना, कैबिनेट संविधान, ठीक है, संविधान का निर्माण जो है वो किसके, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ठीक है, संविधान का यानी कि भारतीय भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का गठन कौन सी योजना के अनुसार किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। और कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि संविधान सभा के, किसके, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होंगे, संविधान सभा के कुल सदस्य कितनी रखी गई, 389,
कितनी रखी गई 389, और 389 में से, ठीक है, 389 में से 206, कितने 206 सदस्य किसके थे, ब्रिटिश भारत के, ठीक है, किसके थे, ब्रिटिश भारत के थे। कितने सदस्य थे 206, और इसके अलावा 389 में से 93 सीटें, 93 सदस्य, 93 सदस्य किसके रखे गए थे, 93 सदस्य जो थे वो थे देसी रियासतों के। किसके थे भाई साहब, देसी रियासतों के, ठीक है, देसी रियासतों के कितने सदस्य थे, 93 सदस्य आने थे, यानी कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की योजना के हिसाब से कितने सदस्य होने चाहिए थे, देसी रियासतों के 93 सदस्य, और ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य, ठीक है, कितने थे, कितने होने चाहिए थे 206, कितने होने चाहिए थे 206। तो ध्यान देना संविधान, ठीक है, संविधान सभा में, ठीक है, किसमें, संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93, ठीक है, सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। राइट आंसर क्या हो गया भाई साहब, राइट आंसर है इसका सी, यानी कि 93 सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में कानून का शासन का विचार, जी हाँ, कानून का शासन किसका शासन, कानून का शासन का विचार किस देश से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से। किस देश से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से। तो यहां ध्यान देना, ऑप्शन क्या दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ब्रिटेन भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में देखो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है, इसमें ऑप्शन दे रखा है पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। तो यहां ध्यान देना, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजर रही है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, इसकी डिटेल से जो क्लास अपन लेंगे वो फाउंडेशन बेस पर आप यूट्यूब पर जाकर, ठीक है, मेरी ज्योग्राफी कोहिनूर बैच की पहली क्लास आप देख सकते हो। ज्योग्राफी की पहली क्लास में ये बता रखा है। ठीक है, और सेकंड क्लास आप वो पूरा बैच यकीन मानिए, ठीक है, यकीन मानिए जीके की प्रकृति को समझने का सबसे बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद है आपको मैं जीके, ठीक है, जीके जीएस का क्षेत्र में कभी रटने नहीं दूंगा और ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे थे, राज्य से होकर गुजरती है, तो ये वाला कौन सा राज्य है, गुजरात। कौन सा, ये गुजरात। तो इसका मतलब कर्क रेखा एक कौन सा राज्य है यहाँ पर, गुजरात। ठीक है, गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो पहला कौन सा है, गुजरात, गुजरात। उसके बाद में ये वाला कौन सा पार्ट है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान का। ये वाला कौन सा पार्ट है, एमपी। एमपी के बाद में आप जानते हो ये वाला एरिया जो है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का। किसका है, छत्तीसगढ़ का एरिया है। छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर जो है थोड़ा ऊपर ले लो आप, यहाँ पर जो जाती है वो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। और इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का राज्यों की यदि बात करें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है मिजोरम और यहाँ पर अगरतला। यहाँ तक आप देख लो, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल। पंजाब में नहीं जाती, उसके बाद में अपना महाराष्ट्र में नहीं है, इसके अलावा केरल। और तो राइट आंसर क्या होगा इसका, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या हो गया, छत्तीसगढ़। और कर्क रेखा भारत की जो है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये याद रखना, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पे, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा किससे करता है। तो भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश। ये मेरी फाउंडेशन क्लास में अपन डिटेल से देख रहे होंगे। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ध्यान देना यार, म्यांमार की जो लोकेशन आप देखोगे तो म्यांमार के पास में आप देख रहोगे अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे जो नागालैंड आ रहा होगा, मणिपुर आ रहा होगा और मिजोरम आ रहा होगा। ठीक है, सिक्किम तो बहुत आउटसाइड एरिया है, सिक्किम तो क्या है, बहुत आउटसाइड एरिया है। तो यहां पर देखो म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, क्या, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन तीनों के साथ में करता है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम के साथ नहीं करता। किसके साथ नहीं करता, सिक्किम के साथ यहाँ पर जो है सीमा साझा नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो गया, क्या हो गया, सिक्किम। क्या हो गया, सिक्किम। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे किसकी,
ठीक है। 12वें प्रश्न के लिए देखो, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता, नहीं करता है। नेपाल किसकी बात कर रहे हैं अपन, नेपाल की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तो ध्यान देना, नेपाल पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, मणिपुर तो बहुत आउटसाइड एरिया है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, मणिपुर, बिहार और मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल सीमा नेपाल की टच करता है, सिक्किम भी बनाता है, बिहार भी बनाता है, तो कौन सा राज्य है यहाँ पर, मणिपुर, ठीक है। ये फाउंडेशन क्लास में बहुत ही मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा रखा है, यकीन मानिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना, जी हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था, तो किस वैज्ञानिक ने विचार किया था, फ्रेड होयल ने। लाप्लास ने, तो आपको पता है लाप्लास की जो परिकल्पना थी वो कौन सी थी, निहारिका परिकल्पना, कौन सी थी, निहारिका परिकल्पना, निहारिका सिद्धांत दिया था, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना या सिद्धांत किसने दिया था, लाप्लास ने, ये याद रखना लाप्लास ने। परंतु यहां पर अपन बात कर रहे थे स्थिर अवस्था की संकल्पना, किसकी, स्थिर अवस्था की संकल्पना, तो ये किसने किया था, फ्रेड होयल ने, किसने किया था, फ्रेड होयल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस ग्रह पर 300 वर्षों से, ध्यान देना, 300 वर्षों से अधिक समय पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा, पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेट रेड स्पॉट। तो क्वेश्चन आ सकता है ग्रेट रेड स्पॉट, ध्यान देना। तो 300 वर्षों से अधिक, पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा है, पृथ्वी से क्या है ये, 2 गुना चौड़ा है और अंडाकार बादल है। तो ये कहां पर है भाई साहब, ये है, ध्यान देना, ऑप्शन क्या दे रखा है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर क्या है, बृहस्पति। राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पति। यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट का संबंध किससे है, बृहस्पति ग्रह से। कौन से ग्रह से है, बृहस्पति ग्रह से है, ठीक है। उसके बाद में अपन किसकी बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आगा, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों को बीच है। तो ध्यान देना, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, पत्थर जो ऐसे घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में, ठीक है। या जो उपग्रह है, ठीक है, जो उपग्रह है, उपग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में, ठीक है, किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है, बुध और शुक्र के बीच में, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस के बीच में। यहां पर राइट आंसर जो होगा वो होगा मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। याद रखना, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्या, क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है वो कौन से, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। किस किस के बीच में है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, याद रखना कोहिनूरों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बोना ग्रह। भाई साहब ये इंग्लिश में भी याद रखना, ठीक है। यदि मेरे ऐसे ऐसे कोहिनूर जो हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, उनको ये भी याद रखना पड़ेगा ड्वार्क प्लेनेट, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्या, ड्वार्क प्लेनेट, ठीक है। या इसको यह भी पूछा जा सकता है बोना ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखो सौरमंडल का बोना ग्रह है। तो एक तो है, एक क्या दे रखा है ऑप्शन, मैकमैन, गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा। तो ध्यान देना, मैकमैन इसका राइट आंसर है, क्या, मैकमैन राइट आंसर है। सौरमंडल का बोना ग्रह किसको कहा जाता है, मैकमैन को, किसको कहा जाता है, मैकमैन को। जबकि यदि अपन बात करें किसकी, गैनीमीड की बात करें, कैलिस्टो की बात करें और यूरोपा की बात करें, तो ये किसके हैं, बृहस्पति के, किसके हैं भाई साहब, ये बृहस्पति के उपग्रह है। क्या है, बृहस्पति के उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, कौन सा है, चंद्रमा। तो बृहस्पति के उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। 17 क्वेश्चन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। तो समाजवाद मुक्त, ध्यान देना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कभी मुक्त बाजार की बात नहीं करता, तो ये गलत हो गया। प्रकार्यवादी इसमें भी नहीं होता। सामंतवाद ये आप जानते हो, सामंतवाद तो यूरोप में, एक ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में 11वीं सेंचुरी का एक कंसेप्ट है। जबकि पूंजीवाद में जो है, पूंजीवाद में जो है किसकी बात करता है, पूंजीवाद, या आप यहां पर आ सकता था उदारवाद, यहां पर क्या आ सकता था, उदारवाद आ सकता था। यदि पूंजीवादी और उदारवाद की जो सामान्यतः पहले विचारधारा किसकी थी, अमेरिका की थी, किसकी थी, अमेरिका की थी। और समाजवाद किसकी थी, सोवियत संघ या रूस, रशिया की थी, ठीक है। तो मुक्त बाजार के दो महत्वपूर्ण पहलू किसका होगा, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर भाई साहब यहाँ पर क्या है, पूंजीवाद। यहाँ पर क्या है राइट आंसर, पूंजीवाद। आगे ध्यान देना, 18 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति, किस पर बेरोजगारी के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, अनिवार्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अलावा एक आता है मौसमी बेरोजगारी। व्यक्ति
अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। क्या है? व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। तो यहां पर ध्यान देना। एक बात बताओ, ये कोई खेत है, ये कोई खेत है और इस खेत में उत्पादन जो है, उत्पादन 4 व्यक्ति कर सकते हैं। कितने व्यक्ति कर सकते हैं? 4 व्यक्ति उत्पादन कर सकते हैं। और 4 व्यक्ति उत्पादन करते हैं तो यहां पर 10, तो मान लो यहां पर 100 केजी गेहूं का उत्पादन होता है। 100 केजी क्या होता है? उत्पादन होता है। कुछ समय बाद में क्या होता है? 100 केजी गेहूं का उत्पादन होता है। कुछ समय बाद में यहां पर है कितने व्यक्ति आ गए? यहां पर मान लो पहले ए बी सी डी 4 व्यक्ति वर्क करते थे। अब जो है भाई साहब 2 और ऐड हो गए, ठीक है, ई और एफ, 2 व्यक्ति और ऐड हो गए। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति और ऐड हो गए। ई और एफ 2 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। फिर भी उत्पादन कितना होगा? फिर भी 100 केजी उत्पादन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब 6 व्यक्ति आ गए। पहले जो उत्पादन 4 व्यक्ति कर रहे थे, पहले जो उत्पादन कौन कर रहे थे? 4 व्यक्ति कर रहे थे। अब 6 व्यक्ति के आने पर भी उत्पादन कितना हो रहा है? कितना हो रहा है उत्पादन? 100 केजी हो रहा है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे भाई साहब? इसे अपन कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका मतलब है व्यक्ति अपना क्षमता से कम योगदान दे रहा है, यानी कि 6 व्यक्तियों की जो क्षमता थी मिलकर उत्पादन करने की, इसका मतलब 2 व्यक्ति तो जो है ये यूजलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, तो अपनी क्षमता से कम योगदान दे रहे हैं। उसके बाद में अपन देख रहे होंगे रंगराजन समिति। तो ध्यान देना, रंगराजन समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लेना इसको, ठीक है, याद कर लेना इसको। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? चुनाव सुधार, गरीबी के आकलन, पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक सुधार। और क्या दे रखा है? शैक्षिक सुधार, ठीक है। फिर कोहिनूर, यहां ध्यान देना, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी के आकलन से, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन याद रखना 2012 में। कब गठन किया गया था? 2012 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? ठीक है, रंगराजन समिति ने गरीबी पर जो है, ठीक है, वो रिपोर्ट कब दी थी? इसने रिपोर्ट दिया था 2014 में। रिपोर्ट कब दिया था? 2014। तो और इसका गठन, रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012, ठीक है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी के आकलन से। किससे है कोहिनूर? गरीबी के आकलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन, क्या बोला जा रहा है? गरीबी रेखा के आकलन। तो गरीबी रेखा के आकलन यहाँ पर है राष्ट्रीय नमूना, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक। और नेक्स्ट है नीति आयोग। नेक्स्ट है नीति आयोग। तो कंफ्यूज मत हो जाना, नीति आयोग और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ध्यान देना हमने क्या बोला है कि किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन, गरीबी रेखा के आकलन की बात की जा रही है। तो ध्यान देना, नीति आयोग एक टास्क फोर्स गठित करता है, ठीक है। मेरी फाउंडेशन क्लास में मैं एग्जैक्टली यहाँ डिटेल से बात कर रहा हूँ कि नीति आयोग का संबंध, नीति आयोग क्या है, टास्क फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। और तो यहाँ पर जो है उसका गठन, और ये एक संस्था आती है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा, ठीक है, वो गठन करता है कि इसका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेरे प्यारे कोहिनूरों, उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज, जी हाँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, ये आपके जीवन की कायापलट करने वाले एमसीक्यूज थे, ठीक है। आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा, और मैं अभी भी बता रहा हूं मेरे कोहिनूरों, ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलना, कहीं ना कहीं ये पेपर आउट जैसा ही मसला है यहाँ पर, ठीक है, जैसा मसला नहीं है, परंतु मतलब कहीं ना कहीं हमारा पूरा एफर्ट है कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पेपर की प्रकृति को बेहतरीन तरीके से समझकर आपके सामने ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल जो है नया है, तो प्लीज़ आपका प्यार और आपका समर्थन हमारे चैनल के साथ में बनाए रखिए। मैं आपसे 3D वाला कंसेप्ट वापस से, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? आपका 3D चाहिए, यानी कि मुझे डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन आपका जो चाहिए, चाहे डिसिप्लिन, हमेशा रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, एक और बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।